Today we are going to study about anatomy of brain. Brain has 4 major parts. हम अपने ब्रेन को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले है सेरिब्रम. सेरिब्रम के बाद आता है डाइएन्सेफेलॉन, उसके बाद आता है सेरिबेलम और उसके बाद आता है ब्रेन स्टेम. और अगर नीचे से देखा जाए तो सबसे पहले आता है ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, डाइएन्सेफेलॉन एंड सेरिब्रम. इन चारों का हम डिटेल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब हम डिटेल्ड एनाटमी ऑफ ब्रेन एंड डिटेल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए बस इतना ही जान लो कि 4 मेजर पार्ट्स होते हैं ब्रेन के. सबसे पहले आता है सेरिब्रम, अगर ऊपर से देखा जाए तो. फिर आता है डाइएन्सेफेलॉन, उसके बाद आता है ब्रेन स्टेम और उसके बाद आता है सेरिबेलम, फिर आता है ब्रेन स्टेम. और अगर नीचे से देखा जाए तो ब्रेन स्टेम पहले आएगा, फिर सेरिबेलम, डाइएन्सेफेलॉन एंड सेरिब्रम. The brainstem is continuous with the spinal cord and consists of the medulla oblongata, pons and the midbrain. तो brainstem जो है, brainstem is continuous with the spinal cord. brainstem आगे जाकर spinal cord से जुड़ जाता है और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. brainstem के 3 पार्ट्स होते हैं, medulla oblongata, pons और midbrain. Posterior to the brain stem is the cerebellum. और ब्रेन स्टेम के पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेरिबेलम. सुपीरियर टू द ब्रेन स्टेम इज डाइएन्सेफेलॉन. और ब्रेन स्टेम के ऊपर होता है डाइएन्सेफेलॉन विच कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस. Supported on the diencephalon and the brain stem is the cerebrum, the largest part of the brain. और डाइएन्सेफेलॉन और ब्रेन स्टेम पे जो सपोर्टेड है वो है सेरिब्रम, जो कि ब्रेन का लार्जेस्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा ब्रेन स्टेम. दिस इज़ आवर ब्रेन स्टेम, द ग्रीन कलर पार्ट. ये ब्रेन स्टेम है. ब्रेन स्टेम इज़ कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड. ये नीचे जो दिख रहा है आपको, ये स्पाइनल कॉर्ड है. तो ब्रेन स्टेम जो है नीचे जाकर स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस होता है, जाके जुड़ जाता है. अब ब्रेन स्टेम के पीछे वाला पार्ट है सेरिबेलम. ब्रेन स्टेम के पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेरिबेलम. और ब्रेन स्टेम के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं डाइएन्सेफेलॉन. दिस इज डाइएन्सेफेलॉन. और डाइएन्सेफेलॉन में 3 चीज़ें होती है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये 2 मेन है, और एपिथैलेमस भी होता है, पर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इज द मेन. और ब्रेन स्टेम की 3 चीज़ें मैंने क्या बताई थी आपको, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन. डाइएन्सेफेलॉन और ब्रेन स्टेम पे जो सपोर्टेड है, जो मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वो है सेरिब्रम, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स भी बोलते हैं. 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं और 2 सेरिबेलम होता है. ये जो आपको व्यू दिख रहा है वो साइड व्यू है. अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं. ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये 2 होते हैं. और ये जो सेरिबेलम हेमिस्फीयर है, ये भी 2 होते हैं. तो 2 सेरिबेलम हेमिस्फीयर और 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अब ब्रेन जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड है. एक कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस. सबसे पहले इस डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहले स्कैल्प है. स्कैल्प का मतलब होता है हमारी जो स्किन है, हेड की जो स्किन है, उसको हम बोलते हैं स्कैल्प. स्कैल्प के नीचे स्कल है. स्कल इज द बोन. बोन के नीचे मेनिंजेस है. ये सारे क्या हैं, मेनिंजेस.
मेनिंजेस इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग। और फिर ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो सेरिब्रम या फिर हमारे जो ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो ये मेनिंजेस होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में भी ऐसे ही होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम के बाद मेनिंजेस होते हैं, मेनिंजेस के बाद होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। अब मेनिंजेस 3 तरीके के होते हैं। मेनिंजेस 3 होते हैं, 3 मेनिंजेस होते हैं। और सबसे ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं एरिकनॉइड मैटर, और जो सबसे नीचे होता है उसको हम बोलते हैं पाया मैटर। सबसे ऊपर वाले को ड्यूरा, बीच वाले को एरिकनॉइड और सबसे नीचे वाले को पाया मैटर। यहाँ आप देख सकते हो ये स्कल के नीचे वाला जो है वो है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के 2 लेयर्स होते हैं। एक लेयर जो स्कल के पास वाला जो लेयर है उस लेयर को हम बोलते हैं पेरिओस्टियल ड्यूरा मैटर, और जो स्कल से जो दूर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं मेनिंजियल ड्यूरा मैटर। ये हो गया हमारा ड्यूरा मैटर विच इज़ द फर्स्ट लेयर। ड्यूरा मैटर में 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ड्यूरा मैटर। सबसे पहले आता है पेरिओस्टियल ड्यूरा मैटर जो स्कल के पास है, और दूसरा जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मेनिंजियल ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे आता है एरिकनॉइड मैटर। एरिकनॉइड मैटर के नीचे आता है पाया मैटर। अब ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड मैटर में थोड़ा सा स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। यहाँ पे कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर में भी कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड मैटर के बीच के स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच के स्पेस को बोलते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। सब एरिकनॉइड स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सब एरिकनॉइड स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। The dura and the arachnoid matters are separated by the potential space, the subdural space। मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूरा और arachnoid matter के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस, और arachnoid और पाया मैटर के बीच के स्पेस को बोलते हैं सब arachnoid स्पेस। और सब arachnoid स्पेस में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। 3 extensions of the dura mater separate parts of the brain। 3 extensions होते हैं ड्यूरा मैटर के जो ब्रेन के पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। एक तो होता है फ्लैक्स सेरिब्राई विच सेपरेट्स द 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरिब्रम। फ्लैक्स सेरिबलाई विच सेपरेट्स द 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरिबलम। And tentorium cerebelli which separates the cerebrum from the cerebellum। इस डायग्राम में आप देखो ये हमारा सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर्स हो गए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स 2 होते हैं और सेरिबलम हेमिस्फीयर्स 2 होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर का 3 एक्सटेंशंस ऐसे हैं जो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन्स को सेपरेट करता है। एक तो हो गया फ्लैक्स सेरिब्राई। फ्लैक्स सेरिब्राई ये 2 हेमिस्फीयर्स, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्लैक्स सेरिब्राई। जो 2 सेरिबलम के हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करता है ड्यूरा मैटर का जो एक्सटेंशन,
दो सेरिबलम के हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं फ्लैक्स सेरिबलाई। और जो सेरिबलम और सेरिब्रम और सेरिबलम को सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबलाई। दिस इज टेंटोरियम सेरिबलाई। ये वाला पार्ट टेंटोरियम सेरिबलाई है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि सेरिब्रल ड्यूरा मैटर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, द आउटर पेरिओस्टियल लेयर एंड द इनर मेनिंजियल लेयर। तो 2 लेयर्स होते हैं, आउटर पेरिओस्टियल लेयर होता है और इनर मेनिंजियल लेयर होता है। जैसे इस डायग्राम में है, ये आउटर पेरिओस्टियल लेयर हो गया, ये इनर मेनिंजियल लेयर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज एरिकनॉइड मैटर। एरिकनॉइड मैटर क्या है? इट इज़ द मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर है, ये ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में आता है। एरिकनॉइड मैटर सेपरेटेड फ्रॉम द ड्यूरा मैटर बाय द सबड्यूरल स्पेस। अब ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड मैटर के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। पाया मैटर और एरिकनॉइड मैटर के बीच के स्पेस को बोलते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस, जिसमें कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF। शॉर्ट फॉर्म में इसको CSF बोलते हैं। पाया मैटर थर्ड लेयर है और ये बहुत ही डेलिकेट लेयर होता है। इट कंटेन्स मेनी माइन्यूट ब्लड वेसल्स। बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पर, बहुत डेलिकेट लेयर होता है और ब्रेन से एकदम चिपका हुआ लेयर है ये। It adheres to the brain, completely covering the convolutions and dipping into each fissure। तो ये अच्छे से ब्रेन को कवर करता है और ब्रेन पे एकदम अच्छे से ये चिपका हुआ है। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक फ्लूइड है जो कि सब एरिकनॉइड स्पेस में होता है। लेकिन ये होता क्या है, इसका हाउ डज इट हेल्प्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? Cerebrospinal fluid is a clear, colorless liquid composed primarily of water that protects the brain and spinal cord from chemical and physical injuries। ये क्या है? ये एक क्लियर और कलरलेस लिक्विड है जिसमें ज़्यादातर पानी होता है। क्लियर और कलरलेस लिक्विड होता है ये, जिसमें ज़्यादातर पानी होता है और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को केमिकल और फिजिकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द केमिकल एंड फिजिकल इंजरीज। इसके अलावा some amount of oxygen, glucose and other needed chemicals from the blood to the neurons and neuroglia are carried by the cerebrospinal fluid। तो cerebrospinal fluid कुछ ऑक्सीजन, ग्लूकोज और थोड़े बहुत केमिकल्स जो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया को ज़रूरत होती है ब्रेन में, वो केमिकल्स को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उन तक पहुंचाता है। Cerebrospinal fluid continuously circulates through cavities in the brain and spinal cord and around the brain and the spinal cord in the subarachnoid space। अब cerebrospinal fluid कहाँ से स्टार्ट होता है फिर कहाँ जाता है, उसका एक सर्कुलेशन होता है। और सबसे पहले ये जो स्टार्ट होता है वो कैविटीज़ ऑफ द ब्रेन में हमारे 4 कैविटीज़ है। कैविटीज़ मतलब होल्स है, यू कैन से कि होल्स है। कैविटीज़ जैसे कि गड्ढे जैसे हैं ब्रेन में, 4 जगह पर गड्ढे जैसे हैं, वहाँ पर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसके अलावा ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सब एरिकनॉइड स्पेस में भी होता है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वॉल्यूम 80 to 150 ml होता है इन एन अडल्ट। नॉर्मल वॉल्यूम इसका 80 to 150 ml इन एन अडल्ट होता है। Now CSF contains small amount of glucose, proteins, lactic acid, urea, cations such as sodium, potassium, calcium, magnesium and anions such as chlorine and
bicarbonate. It also contains some white blood cells. तो CSF में नॉर्मली ग्लूकोज होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है, यूरिया होता है और कुछ आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जब भी कोई बीमारी होती है, ब्रेन की बीमारी होती है, तो हम पहले पेशेंट का CSF निकालते हैं। CSF एक जैसे हम पेशेंट को इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है या कोई बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन है, तो पहले हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि WBCs हाई तो नहीं है। WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स अगर हाई होते हैं तो मतलब कि पेशेंट को इन्फेक्शन है। और अगर ब्रेन में इन्फेक्शन होता है तो हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ से निकालते हैं। थोड़ा सा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं और उसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना ग्लूकोज है, कितना प्रोटीन है। ग्लूकोज का एक लेवल होता है, एक रेंज होती है, उतने ही रेंज में होना चाहिए। प्रोटीन्स की भी एक रेंज होती है, उतने ही रेंज में होना चाहिए। बॉडी में कोई भी चीज़ रेंज से कम और रेंज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और इसके अलावा हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं। अगर ब्रेन में इन्फेक्शन है तो वाइट ब्लड सेल्स जो CSF में है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो CSF इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि आगे के ईयर्स में, दिस इज़ जस्ट योर फर्स्ट ईयर, व्हेन यू विल गो टू सेकेंड ईयर, व्हेन यू विल स्टडी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि CSF हम कैसे निकालते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, कैसे निकालते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं और फिर कौन सी डिजीज़ कंडीशंस होती है जहाँ पे हम CSF को निकाल कर टेस्ट करते हैं। So it is a very important topic. The 4 CSF filled cavities within the brain which are called ventricles. अब मैंने आपको बताया था कि CSF ब्रेन में कैविटीज़ में होता है। कैविटीज़ मतलब कि एक होल टाइप्स होते हैं ब्रेन में, होल्स होते हैं, होल्स बोल लो या गड्ढे जैसे होते हैं जहाँ पर CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और उन कैविटीज़ को हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं वेंट्रिकल्स, या एनाटॉमिकली हम उन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स। देयर इज़ 1 लैटरल वेंट्रिकल इन ईच हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम। अब 2 हेमिस्फीयर्स है सेरिब्रम के, हर हेमिस्फीयर में एक वेंट्रिकल होता है, एक लैटरल वेंट्रिकल होता है। तो टोटल 2 लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं हर हेमिस्फीयर में। उसके बाद आता है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल इज अ नैरो स्लिट कैविटी अलोंग द मिड लाइन सुपीरियर टू द हाइपोथैलेमस एंड बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हाफ्स ऑफ द थैलेमस। द फोर्थ वेंट्रिकल लाइज बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड द सेरिबेलम। यहाँ आप देख सकते हो ये 2 हेमिस्फीयर्स हो गए सेरिब्रम के। सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर्स में ये एक लैटरल वेंट्रिकल है, ये एक लैटरल वेंट्रिकल है। ये 2 लैटरल वेंट्रिकल्स हो गए, लैटरल वेंट्रिकल 1, लैटरल वेंट्रिकल 2। उसके बाद ये थर्ड वेंट्रिकल है। जो थर्ड वेंट्रिकल है वो बहुत ही नैरो सा होता है, बहुत ही पतला सा होता है, और ये थैलेमस के बीच में होता है। इसके दोनों साइड में थैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से नीचे आता है और इसके दोनों साइड में, थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड में थैलेमस होता है। थर्ड वेंट्रिकल से नीचे जब हम आते हैं तो ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। दिस इज़ द फोर्थ वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यू होता है थर्ड वेंट्रिकल से, और फिर उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे सेंट्रल कैनाल है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड।
सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड चला जाता है। The fourth ventricle lies between the brainstem and the cerebellum. ये हमारा सेरिबलम हो गया, ये सेरिबलम है और ये ब्रेन स्टेम है। तो ब्रेन स्टेम और सेरिबलम के बीच में होता है फोर्थ वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल स्टार्ट होता है थर्ड वेंट्रिकल से, और फिर ये एंड हो जाता है सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि उसमें एक बीच में सेंट्रल कैनाल होती है और उस सेंट्रल कैनाल में CSF फ्लो होता है। तो CSF सिर्फ ब्रेन में नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में भी फ्लो होता है। CSF के 3 मेजर फंक्शंस होते हैं, एक तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन, होम्योस्टेटिक फंक्शन और सर्कुलेशन। मैकेनिकल प्रोटेक्शन में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये फिजिकल और केमिकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, और ये एक शॉक अब्जॉर्बिंग मीडियम है दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, that protects the delicate tissues of the brain and the spinal cord। ये ब्रेन के डेलिकेट टिश्यूज़, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेलिकेट टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज़ द मैकेनिकल प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है होम्योस्टेटिक फंक्शन। होम्योस्टेटिक फंक्शन में जो CSF का pH है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बताता है कि हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब हमारी जो सांसें हैं वो कैसी होनी चाहिए। अगर CSF का pH ज़्यादा है, pH मतलब कि अगर pH ज़्यादा होता है तो मतलब बेसिक हमारी बॉडी का नॉर्मल pH होना चाहिए 7.35 to 7.45। अगर 7.45 से ज़्यादा हमारी बॉडी का pH है तो मतलब कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो हमारे लंग्स जो हैं फिर ज़्यादा फंक्शन करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए, तो हम ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं। और अगर CSF का pH कम है, मतलब कि 7.35 से कम है, एसिडिक है, तो मतलब कि जब हमारा pH कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करता है बॉडी में। रिटेन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है बॉडी में, तो तब हमारा जो लंग्स होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। और जब pH ज़्यादा होता है, बेसिक में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है बॉडी में, तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो मोर ऑक्सीजन छोड़ते हैं बॉडी से। तो दैट इज़ द होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ द CSF। यह आप आगे जाके क्लासेस में पढ़ोगे, जब आप एसिड एंड बेसिक बैलेंस पढ़ोगे आप सेकेंड ईयर में, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा होम्योस्टेटिक फंक्शन। CSF also serves as a transport system for polypeptide hormones secreted by the hypothalamic neurons that act at a remote site in the brain। तो CSF कुछ हॉर्मोन्स को ब्रेन के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाने में भी हेल्प करता है। हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है और उन हॉर्मोन्स को दूसरे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में पहुंचने में CSF हेल्प करता है। सर्कुलेशन। CSF इज़ अ मीडियम फॉर माइनर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ब्लड एंड द एडजेसेंट नर्वस टिश्यू। तो CSF क्या है, एक मीडियम है जहाँ से न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स पहले CSF में आते हैं, और फिर CSF जो न्यूरॉन्स है और न्यूरोग्लिया है उनको ये न्यूट्रिएंट्स देता है, और न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो CSF से फिर ब्लड में जाते हैं। तो ये एक मीडियम है, CSF एक मीडियम है बिटवीन द ब्लड एंड द नर्वस टिश्यू, जो कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ CSF। अब CSF कैसे फॉर्म होता है और फिर कैसे फ्लो होता है वो हम पढ़ेंगे। तो CSF
जो हमने वेंट्रिकल्स पढ़े थे, लैटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स, ये वाली स्लाइड में ये जो लैटरल वेंट्रिकल्स है इसकी जो वॉल्स होती हैं, इसकी जो दीवारें होती हैं या वॉल्स होती हैं, उस वॉल्स में कोरॉइड प्लेक्सिस होता है। कोरॉइड प्लेक्सिस बेसिकली बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सिस। और इन ब्लड वेसल्स के टाइट जंक्शन में, मतलब इन ब्लड वेसल्स से जुड़े हुए होते हैं एपेंडिमल सेल्स। एपेंडिमल सेल्स अगर आपको याद होगा हमने न्यूरोग्लिया में पढ़ा था, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया। Ependymal cells are the type of neuroglia which helps in the secretion of cerebrospinal fluid। जब हम न्यूरोग्लिया वाला वीडियो पढ़ रहे थे तो तब मैंने आपको बताया था कि एपेंडिमल सेल्स क्या होते हैं। तो एपेंडिमल सेल्स आर जॉइंट टाइटली विद द कोरॉइड प्लेक्सिस। कोरॉइड प्लेक्सिस से जॉइंट होते हैं एपेंडिमल सेल्स, और ये एपेंडिमल सेल्स कोरॉइड प्लेक्सिस में से मोस्टली वाटर सिक्रीट होता है। सेलेक्टेड सब्सटेंसेस मोस्टली वाटर फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा विच आर फिल्टर्ड फ्रॉम द कैपिलरीज आर सिक्रेटेड बाय द एपेंडिमल सेल्स टू प्रोड्यूस द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे बनता है? जब ये जो कोरॉइड प्लेक्सिस होते हैं, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इनमें से प्लाज्मा और ज़्यादातर पानी निकल कर ये जो कैविटीज़ होती है, वेंट्रिकल्स होते हैं, उनमें आता है और फिर ये CSF बन जाता है। जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज में से प्लाज्मा या फिर थोड़ा सा पानी निकल कर ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ आ जाता है और ये CSF बन जाता है। This secretory capacity is bidirectional and accounts for continuous production of the CSF and transport of metabolites from the nervous tissue back to the blood। और ये जो CSF का फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब ये कोरॉइड प्लेक्सिस से CSF बनता है। कोरॉइड प्लेक्सिस जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है वहाँ पर एपेंडिमल सेल्स कवर्ड होते हैं और एपेंडिमल सेल से फिल्टर होकर सिर्फ पानी और प्लाज्मा निकलकर वेंट्रिकल्स में आता है। अब वेंट्रिकल्स से फ्लो होकर ये वापस से ब्लड वेसल्स में चला जाता है CSF। तो इसका जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल है, ये ब्लड से बनता है और वापस से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। और जो ब्लड में जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को लेकर आता है और फिर ये न्यूट्रिएंट्स को वापस और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस से ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। अभी जब हम इसका सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। CSF is formed in the choroid plexus of each lateral ventricle, flows to the third ventricle through a narrow oval opening in the interventricular foramina। इस डायग्राम में देखते हैं CSF यहाँ पे जो वॉल्स है, लैटरल वेंट्रिकल की जो वॉल्स है वहाँ पे कोरॉइड प्लेक्सिस होता है और कोरॉइड प्लेक्सिस से निकलकर CSF बनता है और फिर CSF ये लैटरल वेंट्रिकल से आता है थर्ड वेंट्रिकल में थ्रू दी ओपनिंग। एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग से ये लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आता है और उस ओपनिंग को हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। उस ओपनिंग को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन कनेक्ट्स LV। LV इज द लैटरल वेंट्रिकल एंड द थर्ड वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन। फिर थर्ड वेंट्रिकल से CSF जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ एन ओपनिंग विच इज़ नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट कनेक्ट्स द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल।
ये एक ओपनिंग होती है जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है। फिर फोर्थ वेंट्रिकल में 3 ओपनिंग्स होती है। एक तो होते हैं लैटरल अपेचर, ये हो गए लैटरल अपेचर, ये एक हो गया, ये 2 हो गया लैटरल अपेचर। उसके बाद होता है ये जो लैटरल अपेचर होता है, यहाँ से CSF जाता है सब एरिकनॉइड स्पेस में। लैटरल अपेचर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल लीड्स टू सब एरिकनॉइड स्पेस। तो ये जो ओपनिंग्स है फोर्थ वेंट्रिकल में लैटरल अपेचर के थ्रू, यहाँ से CSF जाता है सब एरिकनॉइड स्पेस में। और सब एरिकनॉइड स्पेस में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, विलाइज होती हैं, और वहाँ पे CSF वापस से ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो बेसिकली ये ब्लड से बनता है और ब्लड से बनने के बाद फिर से ये ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका जो सर्कुलेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में है, ब्लड से आता है और वापस से ब्लड में चला जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि फोर्थ वेंट्रिकल में 3 ओपनिंग्स होते हैं, 2 लैटरल अपेचर्स होते हैं, और ये 2 लैटरल अपेचर्स सब एरिकनॉइड स्पेस में लेकर जाते हैं CSF को। उसके बाद एक और ओपनिंग होती है, और ये ओपनिंग नीचे की तरफ होती है जहाँ से CSF स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में फ्लो होता है। सो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ द CSF। एक और बार देखते हैं इसे। CSF is formed in the choroid plexus of each lateral ventricle, flows into the third ventricle through 2 narrow oval openings, the interventricular foramina। तो lateral ventricle में ये फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ द कोरॉइड प्लेक्सिस। उसके बाद जाता है थर्ड वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ द ओपनिंग दैट इज़ द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। उसके बाद और CSF ऐड होता है इन दी थर्ड वेंट्रिकल में और CSF ऐड होता है। थर्ड वेंट्रिकल के वॉल्स में भी कोरॉइड प्लेक्सिस होते हैं, और उस कोरॉइड प्लेक्सिस के हेल्प से थोड़ा सा और CSF ऐड होता है थर्ड वेंट्रिकल में। और फिर थर्ड वेंट्रिकल से CSF then flows through the aqueduct of the midbrain or the cerebral aqueduct which passes through the midbrain into the fourth ventricle। फिर थर्ड वेंट्रिकल से CSF जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल में अगेन कुछ कोरॉइड प्लेक्सिस होते हैं विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर फ्लूइड, और इन कोरॉइड प्लेक्सिस से और थोड़ा सा CSF फोर्थ वेंट्रिकल में बनता है। उसके बाद CSF enters the subarachnoid space through the 3 openings in the roof of the fourth ventricle, a single median aperture and the paired lateral apertures, one on each side। तो जो लैटरल अपेचर्स होते हैं वहाँ से CSF कहाँ जाता है सब एरिकनॉइड स्पेस में, और जो सिंगल मीडियन अपेचर होता है वहाँ से CSF जाता है सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। CSF is gradually reabsorbed into the blood through the arachnoid villi, finger-like extensions of the arachnoid matter। तो एरिकनॉइड मैटर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस से, जो CSF होता है उन ब्लड वेसल्स में फिर से अब्जॉर्ब हो जाता है। CSF is reabsorbed as rapidly as it is formed by the choroid plexus at the rate of about 20 milliliter per hour, because the rate of formation and the reabsorption are the same. The pressure of the CSF is normally is constant। तो CSF जैसे बनता है वैसे ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर CSF रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ज़्यादा CSF बनने लगेगा ब्रेन में, ज़्यादा अगर CSF बनेगा तो तो जो प्रेशर होगा CSF का जो प्रेशर होगा वो एक्सीड होने लगेगा और उससे बीमारी होने लगेगी। तो बहुत सारी ब्रेन की ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर CSF सही से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और जब CSF सही से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं ब्रेन की।
तो ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि ऐसा कब होता है जब CSF अब्जॉर्ब नहीं हो पाता या CSF का प्रेशर बढ़ जाता है ब्रेन में, फिर उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ये एक पाथवे है, लेटरल वेंट्रिकल्स के कोरॉइड प्लेक्सिस CSF बनाते हैं। लेटरल वेंट्रिकल से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना से थर्ड वेंट्रिकल में CSF जाता है, फिर थर्ड वेंट्रिकल में थोड़ा और CSF आता है थ्रू दी थर्ड वेंट्रिकुलर कोरॉइड प्लेक्सिस, फिर थर्ड वेंट्रिकुलर से CSF जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में थ्रू दी सेरेब्रल एक्विडक्ट, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में थोड़ा सा और CSF ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ द कोरॉइड प्लेक्सिस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल से सबएरेक्नोइड स्पेस में जाता है CSF विद द हेल्प ऑफ द लैटरल एंड द मीडियन अपेचर्स, और फिर मीडियन अपेचर से सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है, और फिर उसके बाद सब एरेक्नोइड स्पेस में के बाद जो एरेक्नोइड विलाइज है, जो एरेक्नोइड ब्लड वेसल्स है, वो CSF को अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, और फिर वहाँ से CSF जाता है वीनस ब्लड में, वीनस ब्लड से जाता है हार्ट एंड लंग्स में, और फिर वापस से वही ब्लड जब प्योर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और जब उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जब वही ब्लड कोरॉइड प्लेक्सिस में जाता है, फिर से CSF वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाता है और वापस से हार्ट एंड लंग्स में चला जाता है। सो दिस इज़ द होल सर्कुलेशन ऑफ द CSF। थैंक यू।